वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कैरियर हब। बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ को लेकर आया हूं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उनको शपथ कैसे दिलाया जाता है, उनको महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमने आपने पढ़ा था। आज मैं उससे आगे की ओर बढ़ने जा रहा हूँ और आपके दिमाग से सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस वीडियो को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसे आप पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर वीडियो को आपको देखना होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियो की लिंक वहाँ पर दिए होंगे, उसमें आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर शिकायत हो, बात हो, चाहे कुछ भी हो तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप ज़रूर करें, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर आंसर करके हमें बता सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने से ज़्यादा क्या है, किसी बोर्ड पे लिख के पढ़ाने में विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग विश्वास किस में रखते हैं कि बोर्ड पे दूँ और आपके दिमाग में जाए, और आपके दिमाग में जब जाएगा तो एग्ज़ाम्स में क्रैक करेगा। क्योंकि हाल ही में जितने भी तरीके के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस थे उसमें पढ़ाया गया और वो क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आए। अभी बहुत अच्छा लगा कि CHSLs के जितने भी क्लास हम लोगों ने ऑफलाइन में लिया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को आया और अच्छा लगा। ओके, तो बोर्ड पे चलते हैं, अब आप लोगों की आगे पढ़ाई को शुरू करते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमने इससे पहले राष्ट्रपति की सीरीज में पढ़ा था आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 53। क्या पढ़ा था अनुच्छेद 53 में? हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 53 में कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। यानी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे यहाँ पे, कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। हमने क्या, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ऑलवेज एग्जाम्स में देखेंगे, BPSC 2017 में भी आया था, बहुत सारे एग्जाम्स रेलवे SSC में भी पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि इस शक्ति का प्रयोग, क्या कहा जाता है कि इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल, बात आपको पता होगा कौन करता है, इस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल। लेकिन मंत्रिमंडल का प्रधान कौन? तो प्रधानमंत्री। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति तो निहित होती है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री करता है। अब देखो कैसे बताता हूँ। बहुत सारे शक्तियों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे बातों को हम लोग देखेंगे, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हर चीज़ हम लोग देखते हैं। क्लियर है? लेकिन हमारे बात ये देख ले कि राष्ट्रपति किसी भी निर्णय को स्वयं नहीं लेता। राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेता। जैसे किसी को भी नियुक्ति भी करना होगा तो वो नियुक्ति के बाद हमारा वो क्या करता है कि नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से लेता ही है। मंत्रिपरिषद से निर्णय लेने के लिए उसे बाध्य किया गया है संविधान के द्वारा। तो ये तो हमारा आर्टिकल 53 समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति में निहित होती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे भाग आ जाते हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, राजनयिक शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो हम लोग इसको धीरे धीरे अब देखते जाएंगे कि क ख करके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं। उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे बताता हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसकी पहली शक्ति के बारे में। पहली शक्ति क्या होती है? कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लिखा रहता है कार्यपालिका शक्ति, और कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा? प्रशासनिक शक्ति। तो हम लोग दोनों को इस तरह लिखेंगे, कार्यपालिका शक्ति,
कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति। देखिएगा सर जी, बहुत मैं ध्यान से बता रहा हूँ, एग्जाम्स में क्वेश्चंस इससे लड़ना ही है, एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही है। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पढ़िएगा तो ही आगे बढ़िएगा, पढ़िएगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। क्या तो देखेंगे, क्योंकि हमारा क्या नाम है, तो यानी कि कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति के बारे में बोला जाता है। इसके अंदर में अगर हम लोग देख ले तो क्या होता है, तो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सभी कोई जान गए कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका पहला पॉइंट कहता क्या है, हमें ये देखते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट हमें कहता है कि यह गणतंत्र का प्रधान, यानी कि भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है। पहला पॉइंट क्या करें, भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है कि भारत का यह प्रथम नागरिक है। कहा जाता है ना भारत का प्रथम नागरिक, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन, तो हमारा राष्ट्रपति। इसी तरह आ जाएगा कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन, तो राज्यपाल मानते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि गणतंत्र। अब क्वेश्चन से है कि हमारा देश क्या है, गणतंत्र है या लोकतंत्र है, हमारा देश गणतंत्र है या लोकतंत्र है। तो हमारा देश गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। गणतंत्र इसलिए कि हम लोग जिस तरह जनता के द्वारा हम लोग चुन के लाते हैं, राष्ट्रपति को भी कोई वंशानुगत राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं कि जैसे कि अब बन गए हमारे अभी रामनाथ कोविंद हैं, तो रामनाथ कोविंद के बेटे बैठ जाएंगे, भैया उनको बनाना है, उनका बेटे हैं। इस तरह का वंशानुगत जहाँ पे नहीं होगा, वहाँ के प्रमुख की जो नियुक्ति होती है वो जनता के द्वारा वंशानुगत ना हो, किसी व्यक्ति को जनता के द्वारा चुन के लाया जाता है, वहाँ पे होता है गणतंत्र। लेकिन लोकतंत्र जहाँ पर जनता के द्वारा प्रधानमंत्री तक को चुनकर लाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हो गया। नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ये नंबर 2 में हम लोग देखते हैं तो कहता है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है, हमें ये देखेंगे। आर्टिकल 77 कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही, क्या सिंपल से सुनेंगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाम से सारी जो होती है शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति के नाम से ही सब चीज़ को फॉलो किया जाता है और दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 77। मास्क को मैं ब्लू, देखिएगा इसको हम ब्लू से लिख रहा हूँ। राष्ट्रपति के नाम से ही, क्वेश्चन क्या आता है, आर्टिकल 77 क्या आता है, राष्ट्रपति के नाम से ही, क्या नाम से ही, तो राष्ट्रपति के नाम से ही सारी कार्यवाही की जाती है। फिर से सुनेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रपति के नाम से ही सारी कार्यवाही की जाती है। यानी कि देश में किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर हो, कोई भी काम हो, बिल पास हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से। मान लिया जाए हम कहते हैं प्रधानमंत्री ने लोकसभा से इस बिल को पास कराया, क्या लोकसभा से प्रधानमंत्री पास करवाएंगे? जब तक लोकसभा पास कर देगा, राज्यसभा पास कर देगा, जब तक हमारे राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो, क्या वो बिल पास होगा? कभी नहीं होगा। तो यही कहलाता है आर्टिकल 77 क्या कहता है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारी कार्यवाही की जाती है। यानी कौन सी कार्यवाही, तो कार्यपालिका की, कौन सी, तो कार्यपालिका की, यानी कार्यपालिका की जाती है। उसी में हमारा पॉइंट्स नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं तो पॉइंट 3 क्या कहता है, पॉइंट 3 कहता है कि राष्ट्रपति सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति
करता है। तो ये सारा काम खुद करता होगा क्या? सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये किसके मंत्री है? यानी कि हम लोग अगर बोल सकते हैं, अगर सिंपल सा वर्ड्स में अगर हम लोग बात कर ले तो इसके लिए कि कार्यपालिका की जो यहाँ शक्ति में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कार्य करने से पहले इसे मंत्रिमंडल से राय लेना होता है। अब मान लिया जाए सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे में प्रधानमंत्री, कैग हो गए, राज्यपाल हो गए, इनकी नियुक्ति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कैसे भाई? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत प्राप्त दल के नेता करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो राज्य के, तो उसके लिए भी राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भी प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही की जाती है। राज्य आयोग, वित्त आयोग जिस तरह के जो होते हैं, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, यानी निर्वाचन आयोग, उनके सदस्यों की नियुक्ति, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, इन तरह के जितने भी व्यक्ति होते हैं इन सभी की नियुक्ति होती है। प्लस क्वेश्चन ये भी है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हम अगर ये जोड़ सकते हैं, वो तो नियुक्ति करता है लेकिन नियुक्ति के साथ उसे हटा भी सकता है। नियुक्ति कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि नियुक्ति हो गया, फिक्स हो गया, उसे ज़रूरत पड़ने पे उसे हटा भी सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ तो लिख दिया हूँ, इसके बाद इसके लिखता हूँ किसकी किसकी ये नियुक्ति करता है, यानी कि इसी पॉइंट 3 को मैं ऊपर लेके चलूँगा। ओके, तो आप क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हम लोग जो पॉइंट 3 में बोलते हैं कि राष्ट्रपति सारे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसे हटा सकता है, तो उसमें से हम अभी बात कर रहे थे उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। फिर से हम ऊपर में एक टॉपिक्स में लिख देते हैं कि राष्ट्रपति सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है एवं हटाता है। याद रखेंगे, लेकिन किसके सभी उच्च अधिकारी में यहाँ पे लिख लीजिए, कार्यपालिका से रिलेटेड जो होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? कार्यपालिका से क्या? कार्यपालिका से क्या? संबंधी, है ना। अब नंबर 1 एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल में क्या आता है हमारा? सबसे पहले प्रधानमंत्री। कौन आएंगे हमारे? प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद आ जाते हैं मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, इत्यादि। अंतर्राज्यीय परिषद इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। जितने भी आयोग जो संविधान संसद के द्वारा जो गठित की जाती है, इन सबों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। प्लस दूसरी सबसे बड़ी बात देख लेंगे, कहीं कहीं पे हो सके, ऐसा भी हो सकता है कहीं पे मात्रा आगे का पीछे हो तो थोड़ा सा संभाल लेंगे।
लेकिन भावनाओं को समझेंगे, भावनाओं बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है जो कार्यपालिका से संबंधित है या उसे हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री के, संघ के मंत्री के, राज्यों के राज्यपाल की, कैग की, निर्वाचन चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष एवं सदस्य की, वित्त आयोग की, अंतर्राज्यीय परिषद की। यहाँ पर एक चीज़ और भी जोड़ सकते थे हम लोग, महा न्यायवादी की। अब इसी तरह आ जाता है SC ST आयोग की गठन, बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये था हमारा, तो ये नियुक्ति थे, यानी इसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका की शक्ति या प्रशासनिक शक्ति के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सेकंड जो देखेंगे उसका क्या नाम होगा, तो वो होगा सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं ख की। ख में हमारा आ जाता है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात अगर करते हैं तो सैन्य शक्ति, हमें पता होगा कि भारत के हर एक देश में 3 प्रकार के सैन्य होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। आजकल भारत में एक नया पोस्ट बना दिया गया जिसको कहते हैं CDS। तो आपका क्वेश्चन यही है, कमेंट में जरूर डालेंगे कि हमारा CDS अभी कौन है, हमारे देश के CDS अभी कौन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट CDS ऑफ द इंडिया, ठीक है, डालेंगे। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि सैन्य शक्ति, यानी कि हम लोग कहेंगे ना कि राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान है, यहाँ तक तो देख लिए। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है, कोई भी चीज़ होता है, अगर सैनिक को आदेश देने के लिए मंत्रिमंडल से राय विचार करना पड़ता है। हम लोग क्या बोलेंगे कि सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। सैनिकों को किसी प्रकार के आदेश देने के लिए उसे सबसे पहले मंत्रिमंडल से राय विचार करना, यानी कि कोई भी आदेश दे दिया। अब जैसे इंडिया चाइना पे अभी इतना देख रहे घमासान हो रहा है, क्या राष्ट्रपति चाह लेगा तो तुरंत हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन उससे लेने से पहले मंत्रिमंडल से राय विचार करना होता है कि हाँ मैं करूँ या ना करूँ। ये थी हमारी दूसरी। अब ये देखेंगे तीसरी ग, जिसे हम लोग कहते हैं राजनयिक शक्ति। इसमें क्या होता है राजनयिक शक्ति, यानी कहा जाता है, हम लोग सिंपल सा अगर देख सकते हैं कि देश या विदेश में बहुत सारे विदेशों के साथ हमारी संधियां होती हैं। जो संधि होती है वही राजनयिक, यानी कि संसद के अनुसमर्थन से किसी भी विदेशों में की गई किसी प्रकार के संधि या समझौता को हम लोग राजनयिक शक्ति कह सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या आया कि हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, संसद के अनुसमर्थन पर देश या विदेश में की गई संधि या समझौता, इसमें दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, किसी भी देश के राजदूतों को पसंद है, किसी भी देश के राजदूतों को भारत में राजदूत बनने की आज्ञा एवं यहाँ पे तीसरा में आ जाएगा, ये फर्स्ट एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है,
यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि भारतीय राजदूतों की विदेश में नियुक्ति, एक बार हम समझ लेंगे कि राजनयिक शक्ति यानी संसद के अनुसमर्थन में देश या विदेश में जो संधियां होती है, जो समझौते होते हैं, किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हर चीज़ राष्ट्रपति के नाम से होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी देश के राजदूतों को अगर भारत में, किसी देश के जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनको अगर भारत में आना है, भारत में आके वहाँ करना, जैसे अमेरिका का एम्बेसी है यहाँ पर, ब्रिटेन का है, रसिया का है, हर का है, तो किसी की भी एम्बेसी को यहाँ पर आने के लिए क्या होता है, वो एम्बेसी तो यहाँ आती है, ज़रूरी है, एम्बेसी आती है भैया, सही है, एम्बेसी आती है, लेकिन वहाँ के जो उसके जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनको यहाँ नियुक्ति होने से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति यानी कि मंजूरी ज़रूरी होती है। वो मंजूरी लेना पड़ता है, इसलिए कहा कि बनने की आज्ञा देते हैं और हमारे देश के राजदूतों को जगह जगह पर नियुक्ति करते हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल में, जापान में, रशिया में, फ्रांस में, हर जगह नियुक्ति करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी दो शक्तियाँ, सैन्य शक्ति और राजनयिक शक्ति। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर देखेंगे आपातकालीन शक्ति। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब बात करते हैं हम लोग घ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एनी एग्जामिनेशंस, आपातकालीन शक्ति कहा जाता है। आपातकालीन शक्ति, तो भारत में आपातकालीन शक्ति की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो भारत में देखा क्या जाएगा कि आपातकालीन शक्ति की हम लोग अगर देख ले तो आपातकालीन शक्ति होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखें। तो हम लोग देख रहे थे आपातकालीन शक्ति। अब देखिएगा आपातकालीन, सॉरी यहाँ पे लग रहा है कि एक चीज़ छूट गया सर, न कालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपातकालीन शक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में 3 आपातकालीन शक्ति हैं, यानी भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना हो आपातकालीन तो समझेंगे इमरजेंसी प्रोविजन से, यानी इमरजेंसी पावर, यानी 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति है, ये हम लोग जानते हैं। तो नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसका वर्णन, यानी कि ये 3 आपातकालीन शक्तियों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 18 में किया गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 से 360 में, यानी कि आपातकालीन की शक्ति का यूज किया गया है 352 से 360 में संविधान के भाग 18 में। क्लियर है। इसमें नंबर 1 हम जो देख ले तो 3 आपातकालीन शक्तियों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 में हम लोग आर्टिकल्स को लेकर चलते हैं। आर्टिकल 352 में क्या होता है, आर्टिकल 352 में क्या होगा, तो ये हमारा क्या, राष्ट्रीय आपात, यानी किसी भी प्रकार की ब्रह्म शक्ति से हमारे, यानी कि देश में आंतरिक किसी प्रकार के जो आपात आ जाता है, चाहे ब्रह्म शक्ति हो, गृह युद्ध हो, चाहे किसी प्रकार का जो युद्ध हो, चाहे माओवादी होता है, जो राष्ट्रीय संपत्ति को हार्म पहुंचाया जाता है, क्या किसी देश के साथ आक्रमण हुआ, उस समय क्या होता है, हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। वो किसके तहत, तो 352 के तहत। कहा जाता है कि जिस समय लगता है उस समय पूरे देश में, हमारे देश में मौलिक अधिकार को क्या कहता है, रद्द कर दिया जाता है आपात के समय। दूसरा हमारा क्या है, ये आप लोग भी जानते होंगे, हर राज्य में बार बार लगता ही रहता है, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन। हमारे राज्य की सरकार अगर अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करती है, हमारे राज्य की सरकार अगर वो संविधान के उल्लंघन करती है, अपने कार्य को सही से नहीं कर पाती है,
उस समय राज्यपाल, हमारे राज्य के राज्यपाल एक लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति को, तो वहाँ से राष्ट्रपति यह फैसला लेते हैं कि यहाँ पे लगाना है कि नहीं लगाना राष्ट्रपति शासन, वो भी किसके राय से, तो मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री की राय से। नंबर 3 पे हमारा क्या आ जाता है? नंबर 3 पे आ जाता है आर्टिकल 360, जिसमें कहा जाता है वित्तीय आपात। हमारा ये लग चुका है, ये भी लग चुका है, लेकिन ये जो हमारा है वित्तीय आपात आज तक कभी भी देश में नहीं लगा है। वित्तीय आपात तब लगता है जब हमारे देश में एकदम कहा जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, हमारे देश के पास 1 रुपया भी ना हो किसी को देने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उस समय हमारे देश में इस तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपात। क्लियर है सर? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो भी बोलेंगे। इस तरह का क्वेश्चंस ऑलवेज एग्जाम्स में आता है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, ये तो हमारा था आपातकालीन शक्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंगा यानी न्यायिक शक्ति। ओके, स्क्रीनशॉट ले। अब अंगा हम लोग पढ़ते हैं। अंगा में हमारा क्या आता है? न्यायिक न्यायिक शक्ति। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए जितने पावर्स उसके बारे में। नंबर 1 हम लोग बात क्या करते हैं? आर्टिकल 143 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 143, तो आर्टिकल हमारा 143 क्या कहता है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 143 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यानी राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन ये नहीं कि मांग लिया सलाह तो उसको मानना ही होगा। वो डिपेंड होता है किस पे? हमारे राष्ट्रपति पे, वो सलाह माने या अन्यथा ना माने। उसके बाद होता है, ये समझ गए, यानी आर्टिकल 143 क्या आता है? राष्ट्रपति को किसी भी विषय पे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार होता है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम लोग देखते हैं तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि आर्टिकल 124 क्या आता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसी में हम अगर इसमें देख लें कि आर्टिकल 217, तो आर्टिकल 217 में क्या होगा कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि इसके हिसाब से हम लोग अगर देख लें तो क्या कहता है? आर्टिकल 124 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 217 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, सलाह भी होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ऑलवेज आता है कि आर्टिकल 72 से क्वेश्चन पूछता है अलग तरीके से, लेकिन देख लेंगे आर्टिकल 72 क्या कहता है वो देखते हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। ये एक शक्ति है जो राष्ट्रपति को क्षमा दान देने
की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वो किसी को सज़ा के हिसाब से, जिसको जो जुल्म होता है उसके हिसाब से उसको सज़ा देता है, क्या है नहीं है कैसे है। कोई मर्डर किया है तो उसके हिसाब से देखता है, कि गलती है तो देखता है, हर चीज़ देखता है। राष्ट्रपति के पास सज़ा माफ़ से नहीं होती है। आप जाते हैं कोई भी कोर्ट, सिविल कोर्ट में अगर लड़ते हैं तो सिविल कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जब वहाँ से भी आप रिफ्यूज़ होते तो यहाँ आ सकते हैं। इन्हें कि डायरेक्ट सीधे राष्ट्रपति के पास चल गए, सर मेरा सज़ा माफ़, ऐसा क्या होगा? कभी नहीं ना होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये थी हमारी आज कार्य एवं शक्ति। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बनाएंगे विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एनी एग्जामिनेशन। वो भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा, अब लगातार आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन से विधायी शक्तियाँ, हम यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरे देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, नए बंदे जो हैं हमारे सब्सक्राइब करें जल्दी से, क्योंकि उनको अच्छा चीज़ भी मिलता रहेगा कंटेंट। दूसरी बात, कमेंट कर जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलती है और आपके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि और क्या क्या करना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, इसमें क्या ऐड करना चाहिए क्या नहीं, इससे हम लोग प्रोत्साहन मिलती है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।